थोड़ा मेहनत आप कर दीजिएगा तो हो जाएगा। बनाइए हेडिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन हल्ला नहीं, वो कुछ कुछ करता है फिर। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सुनिए शब्द क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, इलेक्ट्रॉन से लगाव, लगाव, इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और लगाव कहने का मतलब यहां है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब चाहत। देखिए कैसा कैसा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, लगाव, चाहत। इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। वेरी सिंपल। क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो किसी एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो चाहत होती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। चाहत, इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम। सुनते रहिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? तो ये जो टेंडेंसी है ना, चाहत, ये मेजर कैसे होगा कि किसकी चाहत कितनी है? तो अब अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन। एक एटम यदि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके लिए कितना एनर्जी खर्च करेगा? जितना ज्यादा एनर्जी खर्च करता है उतना ज्यादा टेंडेंसी है, उतना ज्यादा लगाव है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और यदि उस खर्च नहीं करना चाहता है, मतलब क्या? अरे मतलब क्या? टेंडेंसी नहीं है। और तो और कोई कोई एलिमेंट देखिएगा यहाँ पे खर्च क्या करेगा, वो और एनर्जी भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लेंगे, ऐसे नहीं, एनर्जी दीजिएगा तब इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब नेगेटिव का मतलब होगा रिलीज और पॉजिटिव का मतलब होगा अब्जॉर्ब। इलेक्ट्रॉन गेन करने में कोई एटम एनर्जी रिलीज करेगा, तो रिलीज किया यानी खर्च किया, और एनर्जी चाहता है मतलब रिक्वायर्ड करता है, उसी को तो बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गेन करे और एनर्जी भी चाहेगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा वहां पे। अब ये सब बात लिखते हैं। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन एन इलेक्ट्रॉन बाय isolated gaseous atom called as electron affinity। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की चाहत को, किसको? चाहत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हाँ है ही, ताकि तुम हल्ला करो। चाहत, टेंडेंसी मतलब चाहत। और ये टेंडेंसी कैसे मेजर होगा? ठीक, कम कर देते हैं। मेजर कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
measured by electron gain enthalpy. है ना, electron gain enthalpy, electron affinity measured by electron gain enthalpy, electron affinity measured by electron gain enthalpy. अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसको कहते हैं? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when an electron is gained by an isolated gaseous atom known as electron gain enthalpy, known as electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सैंबल होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा कैसे, इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच लिखाता है। अब इसमें लिख रहे हैं ई और जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चेंज पूरा है ना, डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चेंज। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चेंज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। अगला पॉइंट, किस एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत होती है? अरे एलिमेंट तीन तरह का होता है ना, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। तो किस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत होती है? नॉन मेटल को, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इधर वाला मेटल सब तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता था, है ना, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, और इधर नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी may be negative, may be positive. बड़े इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब जनरली ऐसे ही लिखा करेंगे, और आप भी ऐसे लिखें, आसान होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पहले लिखेंगे निगेटिव और पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन पिछले दिन के हिसाब से ही है। यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी का निगेटिव है, मतलब क्या, रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड। केमिस्ट्री में ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब,
एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। अब सुनो, थोड़ा सा जनरल बात सुनो। कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और साथ में 500 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। कैसे लिखोगे? -500। चाहत है ना, तो चाहत है तो खर्चा करो। कोई एटम -300 जूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब कितना खर्चा कर रहा है? 300 रुपया से समझो तुम लोग। कोई एटम 100 जूल खर्चा, मतलब 100 रुपया खर्चा कर रहा है इलेक्ट्रॉन के पाने की इच्छा में, चाहत में। बोलो तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है? क्योंकि खर्च ज्यादा कर रहा है, उसकी चाहत ज्यादा है। मेजर्ड हो गया कि नहीं? चाहत है ना, चाहत मेजर्ड हो गया। अब कोई एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +100 जूल है। बोलो चाहत ज्यादा है कि कम है? बोले इसको तो चाहत है ही नहीं, जबरदस्ती लग रहा है। यही ना बात होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका निगेटिव में हो और निगेटिव में सबसे ज्यादा हो, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। और जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो और पॉजिटिव में ज्यादा होने लगे, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? किसी को चाहने के लिए चाहत है तो खर्चा करो। 500 रुपया खर्चा कर रहा है, कोई 400 रुपया खर्चा कर रहा है, 100 रुपया, चाहत कम है। और किसी को चाह भी रहे लेकिन 200 रुपया दोगे तब, हाँ तो चाहत है भी नहीं इसको। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम बताना है। प्लस में है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, कम नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो यहां पर ये पॉइंट भी ऐड कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा और किसका कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वैल्यू से देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू यदि ज्यादा नेगेटिव में होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज in negative and its magnitude is greater, the element has higher electron affinity. If electron gain enthalpy is in positive and it increases, and if it increases, the electron affinity decreases. तो थोड़ा सा जो इसमें ना प्रिकॉशन मेजर करना है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है? ऐसे नहीं कि -500 सबसे कम कहने लगना है ना, मैथ नहीं, माइनस अलग रखना है। रिलीज हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ, माइनस का मतलब है रिलीज हुआ और प्लस का मतलब है एब्जॉर्ब हुआ।
तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बोले कुछ नहीं भैया, ये चाहत चाहत है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोले चाहत मेजर कैसे होगा, बोले जैसे समाज में मेजर होता है रुपया पैसा से, वो होगा जूल में। और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, किलो जूल पर मोल। समझ गया सब बात। अब समझो, इलेक्ट्रॉन गेन करना 1/1 ही पॉसिबल होता है। कोई एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एक एक करके ही होता है। दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जिसमें होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ए सक्सेसिव फेनोमेनन, नॉट ए स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन। ये 1/1 जो प्रोसेस होता है ना, वो बारी बारी करके कहलाता है। सक्सेसिव मतलब बारी बारी करके, स्पॉन्टेनियस मतलब एक ही साथ, है ना, अपने से हो गया, एक साथ हो गया, वैसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और सक्सेसिव मतलब बारी बारी करके। सीढ़ी चढ़ना सक्सेसिव प्रोसेस है, लिफ्ट से चढ़ जाना स्पॉन्टेनियस है, एक के बार चढ़। अब बीच में कहाँ उतरिएगा, एक एक तल्ला चढ़ना है मान लो। तो लिफ्ट से गए थे तो एक एक सीढ़ी करके गए, और लिफ्ट से जाइएगा तब बीच में है कोई जगह, वही बात। क्यों है सक्सेसिव फेनोमेनन, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो गेन कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड घट बढ़ जाता है। इसी वजह से ये सक्सेसिव फेनोमेनन है। बड़े इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच इज
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज डेल्टा Hg1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज डेल्टा Eg2 एंड ये लिख दिए ऐसे। क्या है ये लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसमें फर्स्ट सेकंड का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। देखो कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है। एग्जाम्पल, फ्लोरीन 2 7 9 होता है इसका, 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दो इसको ऐसे, और क्या चार्ज दोगे अब? तो 2 8 ऑक्टेट हो गया पूरा। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव हुआ उसको क्या कहिएगा यहाँ पे आप? डेल्टा Hg1, ठीक है। -328 किलो जूल के करीब में इसका होगा पर मोल, ठीक है। लेकिन अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन तो 2 6 है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा इसको? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ना ऑक्टेट पूरा होगा। अब देखो इसको ऐसे गेन कराना है ऑक्सीजन। अच्छा एक शब्द और चलता होगा, आइसोलेटेड गैसियस आइटम लिखते होंगे, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना एग्जिस्ट करेगा F2 के फॉर्म में, तो F2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। F2 को तोड़ के 2F, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म से किस फॉर्म में ले आना होगा उसको? एटॉमिक फॉर्म में ले आना होगा, और एटॉमिक फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉन गेन कराइएगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा, इसलिए लिखा रहता है बाई आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी था, बहुत सारा सॉलिड मेटल एक साथ था, तो सॉलिड को अलग करना है गैस बना के। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ेगा? तो ये 2 6 है, ये कितना बन गया? यहां जो एनर्जी का खर्च होगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 कहेंगे, और ये करीब -141 किलो जूल पर मोल होगा। अब ऑक्सीजन माइनस फिर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चूंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो ये 2 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस लगेगा, 2 8 हो गया। अब यहां पे जो एनर्जी खर्च होगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 बोलेंगे, और यहां पे 728 किलो जूल पर मोल है प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी निगेटिव में भी पॉजिटिव। अब ये जानना है कि उसका नेगेटिव क्या हुआ, इसका पॉजिटिव क्यों हुआ, जानना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कुछ बोला कोई? क्या क्या बोला? ऑक्टेट पूरा हो गया? कहाँ पूरा हुआ था ऑक्टेट? 2 7 में इलेक्ट्रॉन गेन करा के 2 8 किए, ये थोड़े गेन किया है। ई गेन करता था ना, कहते इसके लिए ऑक्टेट पूरा हो गया। इससे क्या होता है? गेन ई किया ना, इसका ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीजन किया जो 2 6 में था, तब 2 7 हुआ ना। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन किया? 2 7 वाला, तब 2 8 हुआ।
अब ई इलेक्ट्रॉन गेन करने लगेगा तब ना कहेगा तुम कि ऑक्टेट उसका पूरा था। ऑक्टेट अभी नहीं पूरा हुआ है, गलत बात नहीं बोलना चाहिए। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कटेगा। हाँ सुनते हैं, जवाब तो सुनेंगे। ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। अब इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच ई जी होगा टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -141 प्लस 728 किलो जूल पर मोल। चूंकि एनर्जी एक एडिटिव क्वांटिटी है इसलिए जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे, 1/1 समझना ये है, ठीक है। क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन गेन करने की एनर्जी बदल जाती है, -141 प्लस 728 लिख दीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोले थे, काहे पॉजिटिव हुआ। न्यूक्लियर चार्ज के कारण हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और एक आध वो खेसारी का गाना भी बजा दो, है ना, सब कारण तो है ही, है ना। गाना नहीं, क्वेश्चन सब पूछता तो कहता है गाना लिख देंगे। चलिए, और किसी के मन में कुछ, जागो भाई जागो, माथा पटक देने से कुछ होने वाला है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो उसमें फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा और थर्ड भी होगा, ऐसे ही करके लिखना है। लिखा रहा है, दिख रहा है सबको, तो लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही लिखा गया है। और लिखते लिखते सोचते रहना है कि सर पूछे क्या है। हम बहुत ही ऊपर लेवल का सवाल पूछें कि पहला इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी ऑक्सीजन का नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, क्यों। सल्फर में भी ऐसा ही होता है, पहला नेगेटिव और दूसरा इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी पॉजिटिव। आने इलेक्ट्रॉन पहला गेन करने के लिए एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उसको एनर्जी बाहर से चाहिए होता है। पिछले दिन बता रहे थे हम, एनर्जी क्यों चाहिए होता है, कारण वहां से सोचेंगे, एकदम फंडामेंटल से, एनर्जी ही क्यों चाहिए होता है, काय का एनर्जी, कहां से आया एनर्जी। तो फोर्स के वजह से एनर्जी होता है कहीं भी। जैसे आपके बॉडी में क्या एनर्जी है चेक करना है, तो फोर्स, कितना फोर्स आप लगाते हैं। यदि एक घूसा में आप दीवारें तोड़ देते हैं, वो है ज्यादा एनर्जी है नहीं। तो कहने का मतलब है फोर्स कहीं ना कहीं होगा, तभी एनर्जी की बात हो रही है। साथ में डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रॉन है, आना जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी हो जाता है। तो एनर्जी न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से है। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे, बर्गेडन कभी पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव भी होता है। वहां पे कॉन्सेप्ट चलता है बर्गेडन बाय द सिस्टम और बर्गेडन ऑन द सिस्टम। क्या, एक तो कोई सिस्टम है जिस पर आप काम कर देते हैं, बर्गेडन ऑन द सिस्टम, और सिस्टम खुद ही वर्क कर देता है, बर्गेडन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये सब बात है। बड़े
इसको समझना है, इसको पॉइंट में लिखना भी है। बड़े इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा गया ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव while second electron gain enthalpy of oxygen is positive. That is energy required. अब दैट इज काहे के लिए लिखे, नेगेटिव पॉजिटिव ही रहने दो, सेंटेंस बड़ा करके क्या फायदा। अब ये इंफॉर्मेशन भी है और भी इसको क्वेश्चन भी बना दिए, वाई, है ना। ये तो इंफॉर्मेशन है कि ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव, यानी कि ये बात सही है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अब उसमें और बात सही है कि एक ही एटम के एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में नेगेटिव और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने में पॉजिटिव। कई बात हो गया जी, 4 बात हो गया, चारों सही है। पहला बात ये बताए थे कि किसी एटम का नेगेटिव भी होता है और किसी एटम का पॉजिटिव भी होता है, 2 बात तो यही हो गया। और अभी बताए कि एक ही एटम में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में नेगेटिव और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने में पॉजिटिव भी होता है, तो 4 बात हुआ, एक के बात नहीं समझना है। देखिए कारण ढूंढते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता कौन है, तो बोलेंगे न्यूक्लियस सर, न्यूक्लियस ही ना गेन करता होगा। कितना प्रोटॉन होगा इसमें और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हरी हरी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रोज लाल बनाते थे, आज हरा बनाते। 2 इलेक्ट्रॉन, अरे देखना बहुत गौर से सुनना, 3 4 5 6, है ना, सुनना गौर से, नहीं तो ऐसे ही लंथफंद कुछ हो कारण बोलते रहता है। प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में वेलकम कौन कर रहा है, कौन बुला रहा है, यही बुला सकता है। ये तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, ये बुलाएगा कभी क्या? ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेगा, तो ये बुलाएगा कभी क्या? ये तो रिपल्सिव फोर्स लगा ही रहा होगा उस पर। मानते हैं 10 न्यूटन का रिपल्सन लगा रहा है, तो वहां तो प्रोटॉन बैठा हुआ, उसको घर स्टेबल करना है, तो बिना इस इलेक्ट्रॉन के परवाह की वो अट्रैक्ट कर रहा है कि मेरा घर स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट पूरा करके। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है। यदि ये 10 न्यूटन का रिपल्सन लगा रहा हो तो 20 न्यूटन का अट्रैक्शन लगा रहा होगा। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा होगा, ठीक है। अब इसके लिए वो खर्च किया, एनर्जी रिलीज हुई कितना, -141 किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में खर्च का मतलब क्या है, देखो वर्क डन होता है एक्चुअली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहां पे, जिसका मैग्नीट्यूड तुम लोग शायद कभी पढ़े हो, Q1 Q2 बाई R²। तो एक वो चार्ज बॉडी न्यूक्लियस है, दूसरा चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन है, तो यही वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो यही है, इंफिनिटी है ये, और इंफिनिटी से एक पॉइंट पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल का कंसेप्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बर्गडन भी हुआ, बर्गडन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। अब इसमें 8 प्रोटॉन तो है,
प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, बोलो कौन बढ़ा, बोलो कौन बढ़ गया? 1 2, कैसन ऑर्बिट बना है? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन आया है बाबू, ये अगले आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम कर रहा है क्या? आओ आओ बोल रहा है क्या? बोल रहा है क्या? तो बढ़ा कौन? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन तो उतना ही है। बढ़ गया कौन? तो क्या बढ़ा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब बताइए, फोर्स ऑफ रिपल्सन को दबा के अट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कितना आसान बात है। जब बात खोल दिए, एटम में दिखा दिए, है ना? रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है आने वाले इलेक्ट्रॉन पे। ये एकदम जैसे ही ये घर स्टेबल करने के लिए बाबूजी आपका ब्याह कर देंगे और फिर चाह रहे आप दूसर ब्याह कर, तो जो पहले से घर में है वो दूसरे का को आने देगी कभी? है ना? तो कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाना पड़ेगा। ये सब सोचना भी नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन है यहीं पे। ये सब सोचने का काम आजकल के बच्चियों का है। अब वो दू बिया उसको करना है। अब तू लड़का लोग इसको भूल जाओ। ये सब यही सब उमकता है खाली। हाँ, तो वो कोई पूछेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। तो कोई पूछ, बिया हो कहाँ रहा है? वो अभी ये डिसीजन हो जाएगा, नहीं तो फिर 35 साल में भी नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे लग जाएगा आपको 728 किलो जूल। क्यों लग जाएगा? तो बोले सर फोर्स ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, है ना? हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं उसको। तो यहाँ पे W इक्वल टू एफ ए सी होना था, लेकिन फोर्स कौन सा बढ़ गया? रिपल्सिव हो गया। चूंकि अट्रैक्शन तो बेचारा कर करके पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही लिया था, तो पहले भी रिपल्सन वो लगा ही रहा था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के और जाने से अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ा, वो तो जो था वही है, रिपल्सन बढ़ गया। तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गया ना, वो आने वाला इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगा दी, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होके तो ना आएगा, एनर्जी देना पड़ेगा। कारण समझ में आ गया पूरे का पूरा? लिखिए, बिल्कुल समय दे के समझने वाला है। एक लाइन में इसको बोलेंगे ड्यू टू, बचवा बोला है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। अब खाली 8 प्लस लिखें
प्रोटॉन को दिखाने के लिए न्यूट्रॉन रहेगा ही, न्यूट्रॉन कुछ करता नहीं है, न्यूट्रॉन केवल देखते रहता है कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसका कोई काम इस अट्रैक्शन और रिपल्सन में नहीं है। तो कारण क्या है वो समझ गए सब। जहां जहां ऐसा कारण बात होगा ना, वहां इसी तरह से बात करना है, जो कट नहीं सके, है ना। अब कहेगा लोग कि हम लिख के तो आ गए, तो क्या लिख के आ गए? तो वो लिख दिया कि स्टेबल है इसलिए पॉजिटिव हो गया, ये लिख दिया कि न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों ही बात में कोई दम नहीं था। ये आप नहीं लिखते तब ज़्यादा अच्छा था, नहीं तो एग्जामिनर के दिमाग में चल जाता ना कि कुछ को लिखता है। इसलिए कहे खेसरिया के गाने लिख दो वो। तो सिर्फ लिखना है ड्यू टू इन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीजेज। क्या बोलिए? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is positive due to increasing a screening effect, है ना। there will be force of repulsion increases, और इसको हिंदी कर देते हैं, there will be force of repulsion। हाँ बोलिए। force of repulsion increases on incoming electron by the electrons of oxygen atom। है ना, इसमें न्यूक्लियस का कोई दोष नहीं है, वो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना था वो लगा रहा था। पहले भी 8 ही प्रोटॉन था, यहां भी 8 ही प्रोटॉन है, इसका मतलब वो कुछ किया नहीं है। बढ़ा इलेक्ट्रॉन तो दोष भी इलेक्ट्रॉन पे ही देंगे। हटा देगा नहीं, एकदम बैठने नहीं देता है। थोड़ा हमको भी देख लिया करो यार, एकदम नहीं देख रहे हो हमको तो। हाँ, और नीचे मोबाइल देखने से कुछ होता है। ठीक है, अब बातें होगी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस बात पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी के मेजरमेंट का। बोलो कि नहीं को कोई दिक्कत?
जो पहले वाला क्लास नहीं किए थे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी से रिलेट ही नहीं होता है, सब अलग अलग टॉपिक है। आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल अपना अपने वे में था, वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन, पहला न्यूक्लियर चार्ज, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही ना है जी, न्यूक्लियर चार्ज ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वेलकम तो यही करेगा किसी भी एटम में। बाहर में तो इलेक्ट्रॉन है, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता नहीं है, तो ये न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो न्यूक्लियर चार्ज, देखो बच्चा, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। कौन अट्रैक्शन लगाएगा, किस पर लगाएगा, यहां पे ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन। देखते हो हम शब्द चेंज कर देते हैं, वेलकम कौन करेगा ये पूछ रहे हैं, तो न्यूक्लियस वेलकम करेगा। तो वेलकम किसको किया जाता है, आने वाला इलेक्ट्रॉन को, आने वाले को वेलकम किया जाता है ना। अब जो घरे में है वो रोज कितना वेलकम कीजिएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो उसको लिखना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए बता दिए, मोर एंड मोर नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होगा, उसमें इंक्रीजेज डिक्रीजेज का साइन दे करके कंफ्यूजन हो जाएगा कभी कभी। तो यदि वो लिखना चाहते हो तो लिखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, डेल्टा एच इज मोर एंड मोर नेगेटिव। या इसको लिखने से बचिए, इसको समझिए अपने दिमाग में, है ना, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव में आ रहा होगा। यानी कि जो आप लोग मैथ वाला पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी लिखते हैं, किताब में तो ले जाना ही पड़ेगा ना आपको, किताब को अभी पढ़िएगा, उसमें ये लिखा रहेगा, मतलब क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, या इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस भी समझते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा बाबू, ये आना जाना शुरू कर दिया यार, डिस्टर्ब न होता है जी। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और क्या। अब बोलो, 10वां में पढ़ा था वो वाला फॉर्मूला, कौन वाला, एफ इज इक्वल टू
के इंटू Q1 Q2 बाई, तो R नीचे है रेडियस, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही बाय न्यूक्लियस ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, बाय न्यूक्लियस ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। डिक्रीजेज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज। हाँ नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी inversely proportional to atomic radius। क्या कर रहा है जी, यही सोचने के लिए कम है जो इधर उधर सोचता है, फिर रिपीट काहे के लिए बना। एफिनिटी लगाव, हो गया, हो गया जी। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगी। लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव और पॉजिटिव, लिख ही देते हैं जब उसमें लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। वो सीधा इंक्रीजेज डिक्रीजेज लिखने से बचना है, बहुत सारी किताब में है भी लिखा हुआ, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, उससे क्या होगा, आजीवन कंफ्यूजन इस टॉपिक में रह जाता है। तो सेपरेट करिए, क्योंकि दिमाग पे ना मैथ हावी रहता है ना। तो जो बचपन से सुनते आए हैं जीरो बड़ा कि -1, तो वही बतवा होने लगेगा। तो यहाँ पर तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस मैग्नीट्यूड के लिए लगा नहीं है, माइनस और प्लस साइन कन्वेंशन है, वो बता रहा है रिलीज होता है कि अब्जॉर्ब होता है ना। तो उस माइनस को लेके आप बढ़ कैसे सकते हैं, मैथ लगा कैसे सकते हैं, ठीक है। ये दो जनरल टर्म है। तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, तीसरा
स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो आपस में रिपल्सन करता है उसको, वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देता है, मिनिमम करने लगता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि बढ़ता है मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है। अब जहां पे रिपल्सन हो रहा है तो वहां वैसे ही लक्ष्मी माता नहीं जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। वेद पुराण भी तो यही बात सिखाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डायरेक्टली बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। आने इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब पहला था न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों मिला करके एक और टर्म बताए हैं आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड स्ट्रिक बराबर जेड माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करना चाहिए, ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, ये दोनों बात एक जगह पे आएगा। फिर भी यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घट जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा अच्छा टर्म होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलना। अब एक स्पेशल और बात होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख दिया? अरे 4 गो तो बतवे लिखल है, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए खान साहब, नवीन बाबू। हाँ, मन भी उसी में लगता है, आप बोलो ही नहीं, आप भी नहीं बोलो। 100% कंसंट्रेशन से सुनोगे लिखोगे तो 70% दिमाग में जाएगा, और 100% जाने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ेगा आपको। दिमाग तो सबके पास रहता ही है यार, दिमाग जो है ना एक्सरसाइज से आता है, ब्रेन एक्सरसाइज से। ये जितना ज्यादा इसको परेशान करोगे ना उतना तेज होगा दिमाग, बचाने से तेज नहीं होता, ज्यादा सोचने से, ज्यादा विषयों के बारे में पढ़ने से ये ज्यादा तेज होगा। ये ना कि हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, उसको तो समझ में बहुत आता है, वो तो बड़ी तेज है, कोई नहीं है ऐसा, आप भी हो सकते हैं, और जब चाहे तब हो सकते हैं। हाँ, चाहिएगा कब ये इंपॉर्टेंट, चाहते नहीं है आप लोग। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सुनो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना होता है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, कौन चाहता है हम अनस्टेबल हो। तो यदि कहीं पर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दिखे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको सर्टेनली एनर्जी चाहिए होगा पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहां पर वही घिसा पीटा बात लिखेंगे, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल is more stable. So, electron gain enthalpy in these cases positive and electron affinity is less. Electron affinity इज लेस। सुनोगे सुनोगे, नाइट्रोजन को देखो 7, 1:2, बोलो अगला 2p3, 2p3, p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन और है 3, बोलो हाफ फील्ड है कि नहीं, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, वो चाहेगा एक्सेप्ट करें कि इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा। ऑक्सीजन 8, 1:2, 2:2, 2p4, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाफ फील्ड तो नहीं है ये। अब पूछता है आपको कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है नाइट्रोजन से। क्यों नाइट्रोजन का कम गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात होगी ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब इनर्ट गैस वो इलेक्ट्रॉन गेन ही क्यों करे, उसको तो फुल फील्ड है, ऑक्टेट पूरा है, फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब सबसे लास्ट में एक टॉपिक होता है ट्रेंड्स, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेगा। और उसी पे ग्राफ व्राफ बनता है। ठीक ही है, क्या बड़े
बढ़े ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो देखो जनरली जो है ना, क्या मतलब कि मसला खोल कर करके तुम लोग जो है वो तंग होता रहता है। लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखा था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ फ्लोरीन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन का। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी +31 किलो जूल होता है, क्योंकि इसका हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑक्सीजन का -141 किलो जूल पर मोल होता है, और फ्लोरीन का -328 किलो जूल पर मोल होता है। तो सामने दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में सबसे ज्यादा इसका, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट फ्लोरीन है सेकेंड पीरियड में। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में हाफ फील्ड था लेकिन ट्रेंड को सूट कर गया, इसलिए सीधा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। इंक्रीजेज, और नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइनली डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। लेकिन नीचे वाला जो ट्रेंड है ना वो बहुत स्मूथ नहीं है, मतलब स्मूथ नहीं है मतलब एकदम से ऊपर से नीचे डिक्रीज नहीं करता है ना। तो इसको रेफर टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वैल्यू, है ना। ऐसे ओवरऑल डिक्रीज करेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। लिखते हैं हम, वैल्यू भी लिख के ही समझाएंगे। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे जाने से डिक्रीजेज। ओवरऑल करने का मतलब है मिला जुला के, नीचे जाने से घटेगा लेकिन बीच में बदमाशी सब किए हुए। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो है ही, हो ही गया ना। अब लिख लिख के हिस्ट्री जैसा बना कर क्या फायदा है। यही वजह से तो एनसीईआरटी 7वां के बाद पढ़ने का मन ही नहीं किया तुम लोगों को, कि पूरा हिस्ट्री ऐसा लगता था। ये मन जानते हो कब करता है? व्हेनेवर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तब फिर एनसीईआरटी को 7वां से ही पढ़ने पड़ता है। 7वां का एनसीईआरटी से लेके 12वां का एनसीईआरटी, तब जाके चीजों को समझना शुरू करता है। तो यूपीएससी वाला एक्सपीरियंस से पूछ के देखिए, वही जो हिस्ट्री टाइप का लिखा हुआ है उसी को चैट फॉर्म में, टेबुलेटेड फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना बना के सब परेशान जब हो जाता है तो मतलब कि तैयारी हो रही होती है। छोड़ रहा होता है तब नहीं, अभी आप में इग्नोरेंस होता है, छोड़ समझ नहीं आता, हटाओ।
नहीं समझ में आता है तभी तो समझना है यार। बड़े ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू कितना बताएं? किलो जूल। क्लोरीन का -349, ब्रोमीन का -325, ओहो माइनस माइनस नहीं लगना चाहिए, क्या कर रहे हैं? आयोडीन का -295, एस्टैटिन का -270। नहीं, याद नहीं करना पड़ता, रेफरेंस के लिए याद तो हम बताएंगे, हम आश्चर्य हैं इसलिए हमको याद है, कंफ्यूज करते तो थोड़ा देख भी लेते, वो रटना मैंडेटरी नहीं। वैल्यूज से हम लोग समझेंगे क्या? फ्लोरीन का 328, क्लोरीन का 349, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन सबसे ज्यादा चाहत रखता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, सबसे ज्यादा लगाव इलेक्ट्रॉन के लिए है तो वो क्लोरीन को है। इतना खर्च, इतना एनर्जी और कोई दूसरा एलिमेंट रिलीज नहीं करता है। वजह क्या होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। फ्लोरीन का कम क्यों गया? उसका ज्यादा होना चाहिए था, तो वेरी स्मॉल साइज की वजह से, एटॉमिक साइज उसका बहुत ही छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी लग रहा होता है, तो छोटा जगह में रिपल्सन ज्यादा ना होगा, छोटा जगह में रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स जो है ना Q1 Q2 R², चार्ज के अलावा दूरी पे भी डिपेंड करता है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ रिपल्सन ये कम है तो ये ज्यादा तो हो ही जाएगा, तो एटॉमिक साइज कम होने की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज सब ठीक ही था। फ्लोरीन, तब फिर कौन है? और तब स्टैटिन। यदि हम ग्राफिकल एनालिसिस करें तो देखो ग्राफ ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो माइनस में डेल्टा HEG सबसे पहले कितना बना है? -200, -200, -300, -349। पहला फ्लोरीन 328, उसके बाद 349, उसके बाद 325, उसके बाद 295 और उसके बाद 270। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 17, 35,
53 87 बना दीजिए। देखिएगा एगो टिक की तरह है एकदम से ऐसे ग्राफ। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। इसको एक्चुअली में एनामोलस बिहेवियर के नाम से भी केमिस्ट्री में जाने, कंट्रोवर्शियल बिहेवियर, सेकेंड पीरियड एनामोलस बिहेवियर। कारण एटॉमिक रेडियस छोटा है, बहुत छोटा है। लिखिए जल्दी से। उसको कुछ करते रहता है नहीं, तुम डेविएट नहीं करना, ऐसा तो मिलते रहेगा। समाज में बचना होता है, पढ़ना नहीं होता है। पढ़े एक और ट्रेंड, बस 2 ट्रेंड से सब काम हो जाएगा आप लोगों का। 87 लिख दिए तो गलत किए। 53 32 ना 85। पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर, ये सब याद रखने से देखो कितना मजा आता है, तुरंत तुरंत सब कुछ हो जाता है। हमें ही नहीं याद होता तो हम इस सब चक्कर में कहाँ पड़ते। तो होता है करते केवल, लेकिन पता है तो कितना आसान है मेरे लिखना। 9 में 8 जोड़ते हैं, 18 जोड़ते हैं, 18 जोड़ते हैं, 32 जोड़ देते हैं। हम भी एक याद थोड़े ना किए, तो मैथ है जो जोड़ जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। एक वो खाली याद रहता है फ्लोरीन का 9, 8 जोड़ते 17, 18 जोड़ते 35, 18 जोड़ते 53, 32 जोड़ देते हैं 85, है ना। अकेले उन्हें ले जाओगे, हम ही से पूछ दो आयोडीन का एटॉमिक नंबर बताइए, तो तुरंत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे रुकी बता देते हैं आप, ऐसे 8-8 जोड़ के बता देंगे। यही आप में डेवलप करना। अब इतना बार हमारा हो गया है कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उतना बार आपका क्यों, आप मेथडवा जान लीजिए। क्या ओसो से ये 2 को जान जाइएगा ना तो सारा अरेंज कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन बनवा रहे हैं आपसे, हम समझिए तो ये क्वेश्चन ही लिख देगा और आपको सवाल करेगा किसका ज्यादा किसका कम। एक प्लेन जब क्वेश्चन होता है अरेंज कीजिए। यदि वैल्यू की बात है तो वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वो आपको थोड़े ना देखना है। डेल्टा एच जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन का कितना, पहले वाला लेना है, ठीक है। पहला जब जब भी कह रहे हैं किसी के बारे में तो पहले के बारे में टोटल जोड़ के नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि हर बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बदल जाता है। -141 किलो जूल पर मोल सल्फर, -200 किलो जूल पर मोल सेलेनियम, -195 किलो जूल पर मोल।
-190 किलो जूल पर मोल और करीब करीब -174 या 75 किलो जूल पर मोल। ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहां से आप देखिए तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा एनर्जी का खर्च यहां पे हो रहा है, तो सल्फर का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेलेनियम, तब टेलुरिनियम, तब और तब ये तो विश्वास ही नहीं होता लोगों को लगता है ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, लेकिन वो सबसे पीछे चला गया। और ये जो ट्रेंड है उसको एक्सेप्शन आप मत गइए, आपके इट हैपेंस ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। जवाब है उसका कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, क्यों? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। तो बोले यदि साइज से क्या होगा, तो बताइए ना, साइज से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन बढ़ल रहेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? क्लोरीन में आसानी से ले लेगा, है ना, क्योंकि दोनों ही बात सब में लगता है। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है तो इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगाता है। अब इसके ग्राफ देखिए तो भी शेप का होगा, माइनस सबसे कम कितना, -144, 41, -174, -190, -195, -200 डेल्टा HEG किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सल्फर, पहले तो ऑक्सीजन ही लिखना है, तो ऑक्सीजन का तो -141, उसके बाद सबसे नीचे, सबसे नीचे देख रहे हैं। यानी ग्राफिकल ट्रेंड भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि डाटा एक जैसा नहीं है। उसके बाद 195, उसके बाद 190, उसके बाद 174 या 174। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का कितना होगा 34, 18 जोड़िए 52, 84। इसका एनर्जी है 141, सल्फर की एनर्जी है -200, सेलेनियम की, टेलुरिनियम की, पोलोनियम की। हो गया ग्राफ, केमिस्ट्री भी हो गया, मैथ भी हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं Q1 Q2 बाई R², तो फिजिक्स भी हो गया साहब 12वां में। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो जो 2 सीट मिला है उसको आप बना दीजिए। दिक्कत हो सकता है एक आध क्वेश्चन में